हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे। आनुवांशिकता एवं जैव विकास का भाग 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हमें जानना क्या है। इसमें हम इसका परिचय और आनुवांशिकता के बारे में जानते हैं कि आनुवांशिकता है क्या। तो परिचय में सबसे पहले हम आज देखेंगे कि वंशागत क्या है, वंशागत किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है। वंशागत आनुवांशिकी का आधार है। वंशागत वह प्रक्रम है जिससे लक्षण से जनक से संततियों में जाती है, मतलब पिता से लक्षण जो है वो पुत्र में जाता है, अर्थात इसी को कहते हैं वंशागत आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर लेकर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूसरी चीज आता है परिचय में विविधता। विविधता जनक और संततियों के लक्षण के असमानता की अवस्था को प्रदर्शित करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पिता और पुत्र के लक्षणों में जो अंतर होता है, समानता तो होती है परंतु जो अंतर पाया जाता है उसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं, विविधता। ये दो कारण से होती है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जो एक युग्मक है वो दो बराबर भागों में बंट जाता है, वो एक ही युग्मक रहता है, इसमें दो युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये प्रक्रिया कहलाती है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में जो माता और पिता से जो पुत्र प्राप्त होता है वो अलैंगिक जनन है, जिसमें विभिन्नताएं आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो विभिन्नताएं हैं वो लैंगिक जनन, और उस विभिन्नता के कारण ही एक नया लक्षण आता है, जिससे एक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, एक नई जाति, जिस प्रक्रिया को कहते हैं हम जैव विकास कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि मानव जो है वो इस समष्टि, इस समाज में रहकर परिवर्तन, वेरिएंट जो हो जाता है, एक से दूसरे में जो अंतर हो जाता है, वही विभिन्नता जो इसमें उपस्थित जीवों को एक लक्षण से दूसरे लक्षण में परिवर्तन कर देता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य ही मनुष्य से अंतर प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा अगर आप लोगों को उदाहरण देने की कोशिश करूं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही होगा कि हाँ, स्वतंत्र जो कर्ण पल्लव है वो स्वतंत्र है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उसका अगर हम काम देखें तो उसके कर्णपाली जो है वो जुड़ा हुआ है। अर्थात देखिए, दोनों मानव हैं लेकिन दोनों के कर्णपल्लव में परिवर्तन आ गया। अर्थात लक्षणों की वंशागत के कुछ नियम भी होते हैं। भाई, लक्षण एक से दूसरे में जाना मतलब माता पिता से पुत्र को जो लक्षण प्राप्त होता है वो आनुवांशिकी पर निर्भर करता है, और आनुवांशिकी के आधार पर ही वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो लक्षणों का इसी प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना ही वंशागत का नियम कहलाता है। इसमें मादा और पिता इन दोनों से अंडाणु और शुक्राणु प्राप्त होता है। मतलब इसके बारे में अगर वंशागत के नियम अर्थात आनुवांशिकी की जनक की अगर बात करूं, आनुवांशिक पदार्थ की, तो उसके लिए एक ही वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है मेंडल। मेंडल जिसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने लक्षण तथा विशेषक के आधार पर बहुत सारे प्रयोग किए, और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया तो अगर विशेष लक्षण की बात करूं तो जैसे तने की लंबाई, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी तने की लंबाई अधिक होती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी तने की लंबाई बहुत कम होती है। तो जो लंबा है उसे लंबा कहेंगे, लेकिन जो छोटा है उसे हम बहुना कहते हैं। अर्थात मैंने लक्षण के तौर पे क्या लिया, तने की लंबाई लिया, लेकिन उन पौधों में अंतर ये पाया गया कि एक पौधा जो है वो बौना है, मतलब उसके छोटा है, इसका एक लक्षण हुआ। दूसरा पौधा है जो बहुत ज़्यादा लंबा है, जिसे हम विशेषक कहेंगे, ये हमारा क्या होगा, दूसरा लक्षण होगा। मतलब लक्षण एक है, गुण भी एक है, लेकिन दोनों में अंतर हो गया एक ही लक्षण के कारण। तो ये स्पष्ट करता है लक्षण तथा विशेषक को। दूसरा कहलाता है अलील। अलील कहने का अर्थ होता है युग्मक। जीन के दो विपर्याय यानी अलग अलग लक्षणों के लिए कोड करते हैं, उसे अलील कहते हैं।
मतलब दो युग्मक, जैसे कि देखो एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ठीक है, कैपिटल टी जो लंबा लंबा होने के पौधे को बताता है, स्मॉल टी है जो बौना पौधे के लक्षण को बताता है, और जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और जो स्मॉल टी है वो क्या है, अप्रभावी है। मतलब प्रभावी जो है अप्रभावी के गुण को दबा देता है। अगर दोनों के युग्मकों को मिलाऊं तो ये बौना नहीं प्राप्त होगा बल्कि लंबा प्राप्त होगा। इसका कारण यही है कि इसमें क्या पाया जाता है, एलीन। जैसे जीनोटाइप, जीनोटाइप कहने का अर्थ होता है कि जिसमें जीन लक्षण नहीं, लक्षण से संबंधित किसी व्यक्ति के अनुवांशिक पूरक का प्रतिनिधित्व होता है, इसे जीनोटाइप कहते हैं। जैसे जीन देखो, एक में दोनों कैपिटल है, एक में दोनों स्मॉल है, और एक में एक कैपिटल और एक स्मॉल पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों लक्षणों को प्रदर्शित करता है। जबकि अगर अवलोकनी फिनोटाइप की बात करूं तो ये दिखने में कैसा है ये देखते हैं। जीन में तो जीन को देखते हैं, परंतु फिनोटाइप में दिखाई कैसे देता है ये देखते हैं। तो इसी के लिए मेंडल ने अपने गार्डन में, वो एक फादरी थे और वो गार्डन में प्रयोग करते थे, तो उन्होंने जो प्रयोग किया वो मटर के पौधे पर प्रयोग किया। उन्होंने मटर के 7 विपर्याय लक्षणों का अवलोकन किया। उसमें सबसे पहले आता है जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, उसमें उसने लंबे और बौना पौधों के लिया, और बैगनी और सफेद को लिया, गोल और झुर्रीदार फूलों को लिया। उसके फल कैसे थे, गोल थे कि झुर्रीदार थे। तो इन प्रयोगों के आधार पर सबसे पहले अगर एक लंबा पौधा एक बौने पौधे से मिलता है तो क्या प्राप्त होना चाहिए, लंबे प्राप्त होते हैं पहले पीढ़ी में। क्यों? क्योंकि भैया लंबा जो है उसके युग्मक प्रभावी है और जो बौना है उसका युग्मक अप्रभावी है। अर्थात पहली पीढ़ी में जब दोनों को मिलाकर एक नया युग्मक बनाया जाता है तो वो संकरित लंबा प्राप्त होता है। देख लीजिए, दोनों युग्मकों को मिलाने पर आपस में स्वपरागण जब एक ही पौधे के युग्मक मिलते हैं। लेकिन अगर इस मेंडल के प्रयोग को आगे ले जाए और अगली पीढ़ी में देखें तो अगली पीढ़ी में अगर फिनोटाइप में देखूं तो कितना आ रहा है, 3:1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया 3 जो है वो लंबे है और 1 जो है वो बौना प्राप्त हो रहा है। अब इसे एकल संकर क्रॉस भी कहते हैं क्योंकि मैंने किसी एक विशेष लक्षण को लेकर ही क्रॉस किया था, मतलब आपस में क्रॉसिंग करवाया था। दूसरा इसमें आता है जिसे कहते हैं हम एकल संकर क्रॉस में मेंडल का प्रयोग था ये, जिसके आधार पर हम लंबे या पौधे की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसे आपके बुक में चेकर बोर्ड के समान भी दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसे चेकर बोर्ड की सहायता से भी बना सकते हैं। जैसे कि चित्र में देखिए, कैपिटल टी है, ये लंबा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? लंबा को। दूसरा जो है स्मॉल टी, ये बौना को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, किसको प्रदर्शित कर रही है? बौना को प्रदर्शित कर रहा है। अब दोनों का भाई अगर मैं क्रॉसिंग कराता हूं तो कैसे प्राप्त होगा? ये पुनेट के नियम के अनुसार भी, पुनेट के वर्ग के नियम अनुसार भी निर्भर करता है। तो सबसे पहले अगर इनके प्रयोगों को मैं देखूं, ध्यानपूर्वक अवलोकन करूं, तो सबसे पहले एक तरफ दोनों कैपिटल टी लेता हूं, ठीक है, और दूसरी तरफ दो क्या लेता हूं, स्मॉल टी लेता हूं। अब दोनों का अगर क्रॉसिंग कराता हूं तो क्या प्राप्त होता है? देखो, दोनों स्मॉल टी और कैपिटल टी में चारों में वही प्राप्त होगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलता है, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिलता है। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग करने से हमें पूरे की पूरे पुनेट के नियम के अनुसार, क्योंकि उन्होंने वर्ग का नियम दिया था कि एक का दुगना होता है वही अनुपात करके, तो हमें पूरी पीढ़ी पर F1 पीढ़ी और F1 अर्थात प्रथम जनरेशन में हमें सेम प्राप्त हुआ।
हमें इस जनरेशन में किसी तरीके से कोई अंतर प्राप्त नहीं हुआ। अब अगर मैं इस प्रयोग के F2 पीढ़ी को देखूं, ठीक है, F1 पीढ़ी मैंने देख लिया, अब हम F2 पीढ़ी को अगर देखें तो सबसे पहले देखो संकरित लंबा है और दूसरा भी संकरित लंबा है। अब इन दोनों का आपस में क्रॉसिंग कराऊंगा तो मुझे F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। ठीक है, अब F2 पीढ़ी में कैसे प्राप्त होता है वो ध्यान से आप लोग देखिए और शायद स्पष्ट रूप से समझ भी जाएंगे इसे कि किस तरीके से प्राप्त होता है। देखिए, पहले कैपिटल टी, दूसरे में एक कैपिटल एक स्मॉल, तीसरे में एक कैपिटल एक स्मॉल और चौथे में दोनों स्मॉल प्राप्त हुए। मतलब अगर मैं इसे जीनो और फिनोटाइप में अगर देखूं, ठीक है, तो कैसा प्राप्त होगा मुझे? अब खुद सोचिए, कैपिटल टी और प्रभावी और अप्रभावी, मतलब कहने का अर्थ यही होता है कि भैया कैपिटल टी है और जहां कैपिटल टी है वो लंबा होगा और जहां दोनों स्मॉल टी है वो बौना होगा। तो अगर फिनोटाइप में देखूं तो 3 लंबे प्राप्त होते हैं, ठीक है, और एक बौना प्राप्त होता है। लेकिन जीनोटाइप जिनकी बात करूं तो भैया एक कैपिटल टी वाला है, दोनों के मिक्स वाले हैं और एक जो है दोनों स्मॉल टी वाला है। तो जीनोटाइप में 1:2:1 होता है, जबकि फिनोटाइप में 3:1 प्राप्त होता है। ये चेकर बोर्ड है, इसे मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार से एक संकर क्रॉस भी कहते हैं। इसी तरीके से हम अगर फूलों के रंग के अनुसार से अगर प्रयोग करते हैं तो भी हमें यही चीजें प्राप्त होगा, बैगनी और सफेद में अगर हम क्रॉसिंग करते हैं तो स्वनिषेचन की प्रक्रिया में। ये आप लोग का काम है, आप लोग इसे कर कर मुझे होमवर्क के रूप में दिखाएंगे। दूसरा आता है द्विलक्षण क्रॉस, अर्थात कहने का अर्थ होता है कि दो लक्षणों को लेकर आपस में क्रॉस कराया जाए। जैसे पहला, बीज का आकार वो गोल है कि झुर्रीदार है, ये पहला हुआ कि वो गोल है या झुर्रीदार है। दूसरा, बीज का रंग वो पीला है कि हरा है, तो 2 लक्षण हुए। ठीक, पहला गोल और पीला, कहने का अर्थ होता है कि गोल और पीला, गोल जो है कैपिटल आर को दर्शा रहा है, पीला जो रहा है इस कैपिटल वाई को दर्शा रहा है। झुर्रीदार जो है वो किसको दर्शा रहे हैं? बीज के रंग को, किसको? स्मॉल आर को, जबकि हरा जो है वो कैपिटल वाई को दर्शा रहा है। तो अगर इन दोनों को क्रॉसिंग कराते हैं तो द्विसंकर है, मतलब 2 लक्षण लेगा। एक भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा, एक स्मॉल आई और स्मॉल आर होगा। एक जो बीज के आकार को बता रहा है, दूसरा जो बीज के रंगों को बता रहा है। अब इसका आपस में अगर क्रॉसिंग कराऊं तो क्या प्राप्त होगा? गोल पीले प्राप्त होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, कैपिटल वाला प्रभावी है और स्मॉल वाला अप्रभावी है। जो गुणों को दबाता है वो प्रभावी और जो दब जाता है वो अप्रभावी होता है। तो मेंडल के अगर प्रयोगों का मैं चेकर बोर्ड बनाऊं तो मुझे इस तरीके से प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, सेम वही आर और आर को लेकर। तो 9 जो है वो गोल पीले प्राप्त हो रहे हैं, 3 जो है वो गोल हरे प्राप्त हो रहे हैं, जबकि 3 जो है वो झुर्रीदार पीले प्राप्त हो रहे हैं और एक जो है वो झुर्रीदार हरा प्राप्त हो रहा है। किसमें? फिनोटाइप में, मतलब दिखने में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये फिनोटाइप को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर इसका जीनोटाइप बनाऊं तो बहुत अलग प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये मेंडल के प्रभाविता के नियम का एक संकर और द्विसंकर क्रॉस था। अब बीजों के रंग की अगर मैं बात करूं
तो पीले 9 + 3 बराबर कितना हुआ? 12। हरे 3 + 1 बराबर कितना हुआ? 4। ये पीले रंग के बीज के लक्षण को बताता है। अगर इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आता है? कितना? 3:4, क्योंकि 4 तिया 12। ठीक है। अगर बीज के आकार की बात करूं तो गोल जो है 9 + 3 में आएगा और झुर्रीदार जो है 3 + 1 में आएगा। तो ये भी कितने आएंगे? 3:1 में ही आएगा। इसके कहने का मतलब मेरा यही होता है कि बीजों की जो आकार है और रंग है उनका अनुपात F2 पीढ़ी में भी बिल्कुल एकल संकर क्रॉस में ही हुआ था। इसमें किसी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अतः बौने और लंबे लक्षण या झुर्रीदार या गोल लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत की होते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करता है यह भी जानना जरूरी है। तो ये प्रदर्शित करता है किसके कारण? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के कारण, क्योंकि डीएनए जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। डीएनए से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। डीएनए जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है और लगभग इसकी लंबाई भी डीएनए पर ही निर्भर करती है। एक पौधा जो विकसित होकर निर्भर करता है, तो ये सभी चीजें हार्मोन्स पर निर्भर करती है, अर्थात हार्मोन्स पौधे के विकास को बताता है और विकास जो होता है वो एक लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए बहुत सारे पादप हार्मोन्स बनते हैं। ये हार्मोन्स इसकी क्षमता को बढ़ा देता है और इसी क्षमता के कारण ये विकसित होकर एक नया लक्षण प्रदर्शित करता है। अगर मैं सिंपल से एक एंजाइम की बात करूं तो वो एंजाइम जो है किसी चीज को बनाने या उसे नष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। ये क्रिया में भाग नहीं लेता, सिर्फ उसे क्रिया को दर को बढ़ाकर या घटा देता है। तो अगर जीन में परिवर्तन होता है, जीन मतलब हमारे गुणसूत्र में जो डीएनए की श्रृंखला बनी हुई है उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है जिसके कारण हार्मोन्स में भी परिवर्तन होगा और एक नया लक्षण उत्पन्न होता है जिसके कारण वो पौधा कैसे हो जाता है? बौना विकसित हो जाता है। जबकि दूसरा जिसमें एंजाइम क्रियाशील रहता है और प्रोटीन रहता है, जिसके कारण दूसरा पौधा जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है? विकसित कर लेता है। अर्थात लैंगिक प्रजनन के दौरान संततियों के डीएनए में दोनों जनक के समान रूप से योगदान होता है। जितना मेल का योगदान है उतना ही किसका योगदान होगा? फीमेल का भी योगदान होता है। अर्थात गुणसूत्रों की बात करूं तो टोटल एक कोशिका, हमारे शरीर में करीब 50 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये करीब 100 ट्रिलियन के आसपास होती है और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम गुणसूत्रों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ मेरा यही होता है कि इन गुणसूत्रों से, यही जो गुणसूत्र एलील जिसे कहते हैं, ये युग्मक जो है, इन्हीं से जीन जो निकलता है उन जीन पर ही हमारा डीएनए होता है। मतलब क्रोमोसोम में जीन और जीन में फिर डीएनए। तो इन जीनों कहाँ पाया जाता है? ये अंडाणु और शुक्राणु जो निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा गर्भाशय में संकुचित होकर आपस में संलयित होकर द्विगुणित होते हैं और द्विगुणित होकर ही वो एक भ्रूणी विकास की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उस भ्रूणी विकास के द्वारा ही वो विकसित होकर एक नए पौधे का या एक नए जीव का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। तो ये प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण क्या होता है। मतलब लिंग मेल या फीमेल होने का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो भाई किसी भी जीव में लैंगिक विशेषता से विकास को निर्धारित करता है। ठीक है। लैंगिक मतलब इसमें 2 युग्मक की जरूरत पड़ेगी, एक नर और दूसरा मादा। इन दोनों युग्मकों की सहायता से यह निर्भर करता है कि मेल है या
फीमेल होगा, आने वाला जो जनरेशन है। तो नवजात के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, आप खुद सोचिए कैसे होता है। सोचिए, फिर मैं बताता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कुछ सरीसृप पर्यावरण के भी कारक होते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाइए, मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ तापमान निर्भर लिंग निर्धारण होता है, मेल या फीमेल बनना, ठीक है, वो कारकों पर निर्भर करता है। कारक वातावरण में परिवर्तन पे निर्भर करता है कुछ जीवों में, परंतु तापमान निर्भर लिंग का निर्धारण हमेशा कछुए में होता है। तापमान कम या ज्यादा उसके लिंग पर निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से अगर मैं इनके लक्षणों के आधार पर देखूं तो मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े। अर्थात टोटल संख्या में होते कितने हैं? टोटल 46 होते हैं। इसमें से 22 जोड़े को ऑटोजोम्स कहते हैं, जो शरीर का निर्माण करता है, और 23वां जोड़ा जिसे सेक्स गुणसूत्र या लिंग क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। अब मेल की बात करूं तो उसमें एक गुणसूत्र लिंग वाला लास्ट वाला देख रहा है XY रहता है, जबकि फीमेल में देखते हैं तो क्या रहता है, वो XX रहता है। तो जैसे दोनों के अगर क्रॉसिंग कराएं तो एक XY मेल को बता रहा है और XX जो है वो फीमेल को बता रहा है। अब युग्मक का आपस में क्रॉसिंग होगा। अब दो गुणसूत्र हैं, दोनों में से एक युग्मक अगली पीढ़ी में जाएगा, या तो X जाएगा या तो Y जाएगा। उसी तरीके से फीमेल से तो X ही प्राप्त होता है। तो उन दोनों में से कोई दोनों X ही रहते हैं, लेकिन डिपेंड किस पर करता है? मेल पर, कि उसमें से कौन सा गुणसूत्र उसके ऊपर जाकर निषेचित कर रहा है, X या Y। तो अगर X गया तो XX मिलेंगे, जिससे क्या होगा? फीमेल बनेगा, ठीक है, अर्थात लड़की पैदा होगी X गुणसूत्र के आने से। परंतु अगर दूसरी कंडीशन में अगर Y गुणसूत्र आया अंडाणु पर, तो स्त्री में तो पहले से X रहता है, तो Y X और Y मिलकर क्या हो जाएगा? वो मेल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें लिंग का निर्धारण मनुष्य में होता है। अब इन विकास, मतलब हमने तो ये बता दिया कि ये चीज होती है, परंतु हमें ये भी जानना है कि इनका विकास कैसे होता है, कि विकसित होने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। अर्थात हमारे डीएनए की श्रृंखला में से क्या परिवर्तन होता है कि समरूप से विभिन्नताएं आ जाती है, और विभिन्नताओं के द्वारा ही वो विकसित होकर एक नए जीव का क्या कर देता है? विकास कर देता है। अर्थात कहने का अर्थ होता है विकास एक जैविक आबादी आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन से है, जो आज होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस मानव में परिवर्तित हो चुका है। मनुष्य मतलब कहाँ होमो इरेक्टस पाया जाता था और कहाँ होमो सेपियंस पाए जाते। तो इसे विकास को हम एक दृष्टांत से भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि इनकी विकास की प्रक्रिया कैसे हुई, ठीक है। तो सबसे पहले परिस्थिति देखते हैं कि वातावरण कैसा है, और वो वातावरण ही जीवों को विकास के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आवश्यकता ही कार्य की जननी है। मतलब कहने का अर्थ यही होता है कि भाई जब तक हमें आवश्यकताएं होगी तब तक तो वो चीजें होगी। जैसे कीड़े की संख्या अधिक है तो कौवा वहां पर विकसित होगा, परंतु अगर वो कीड़े धीरे धीरे आकार में परिवर्तित शुरू कर दें, हरी बीटल विभिन्नताएं प्रदर्शित कर दे, दूसरे रंगों में आना शुरू कर दे, वातावरण के साथ घास के रंगों में हो जाए, तो पक्षी उसे क्या नहीं कर पाएंगे, उसे ग्रास नहीं कर पाएंगे। तो क्या कौवों की संख्या बढ़ेगी या बीजों की संख्या बढ़ेगी या वहां चिड़ियों की संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो उसके लिए उन पक्षियों को भी विकसित होना पड़ेगा, उन्हें और ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, ताकि वो हरी बीटल को आसानी से क्या कर सके, पहचान सके। तो कहने का मतलब यही होता है कि विकास के लिए उत्तरजीविता मतलब उत्तरजीविता लाभ पहुंचाने के लिए जीवों को विकसित होना और विकसित होकर एक नया विकास करना बहुत आवश्यक है। एक कहानी के द्वारा समझ सकते हैं इसे। जैसे कि वो कीड़े ग्रीन के थे, ठीक है। अब वो जहां वातावरण में थे वहां पर ये ग्रीन कम था, येलो कलर ज्यादा था, लेकिन कीट धीरे धीरे अपने आप को ग्रीन में अगर विकसित कर दे, बात है उसका भक्षण नहीं कर पाएंगे और वो अपने आप को
आसानी से क्या रख पाएंगे वहाँ पर, सुरक्षित रख लेंगे, मतलब बचाव कर लेंगे ये कीड़े। ठीक है। दूसरी परिस्थिति ये आती है कि उन्हें आसानी से अगर पहचान ले, नीले बीटल अगर विकसित होते हैं, ठीक है, तो नीले बीटल को क्या करेंगे, जीव आसानी से पहचान लेंगे, अर्थात पक्षियाँ आसानी से पहचान लेंगी, तो उस स्थिति में उसका भक्षण आसानी से किया जा सकता है। मतलब विकास के लिए आप लक्षण तो उत्पन्न हो रहे हैं जीवों में, लेकिन वो लक्षण किस प्रकार का है ये भी आवश्यक है कि वो उसके लिए लाभकारी है या हानिकारक है। अगर लक्षण हानिकारक है तो उसे नष्ट कर सकता है, लेकिन अगर लक्षण लाभदायक है तो उसे बचा भी सकता है। तो इस तरीके से ये अनुवांशिकी विचलन विकास के अनुसार अपने आप को विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। तो ये जनसंख्या में, दुर्लभ भिन्नता में ये सब सामान्य लक्षण होते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि वंशगत की लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जिन्हीं लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जिन आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है, तो इसी से जैव विकास की परिकल्पना का सार होता है। मतलब अनुवांशिक पदार्थ के गुणों में परिवर्तन के ही कारण उसके जीव में एक नया लक्षण उत्पन्न होता है। इसे उपार्जित या अनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं। अब देखो, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं, अब ध्यान देना, उपार्जित लक्षण या अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। एक उपार्जित लक्षण पर्यावरण प्रभाव के कारण ही जीव में विकसित होता है। इन लक्षणों में जीवित डीएनए के कोड नहीं किया जाता, इसलिए इसे भविष्य में पीढ़ियों को पारित नहीं किया जा सकता। जैसे हम धूप में खड़े होते हैं तो अचानक हमारे मिलेनियन वर्णक उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार का उपार्जित लक्षण है। या उपार्जित लक्षण में मैं बात करूं, कीट जैसे ही क्या करते हैं, पक्षियों को देखते हैं तो अपना आकार या रंग बदल कर रह जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण है, पंखों को लपेटकर ग्रीन में आ जाते हैं, जिससे वो बचाव हो जाता है। अब दूसरा अनुवांशिक लक्षण जो अनुवांशिक पदार्थ में इनहेरिटेड ट्रेट्स, मतलब ये वे लक्षण हैं जो माता पिता से संतानों को विरासत में मिलते हैं, जैसे बाल, त्वचा, आंखों का रंग, शरीर का प्रकार, ऊंचाई या कुछ रोगों के लिए संवेदनशीलता। तो मनुष्य में विरासत से लक्षण मिलते हैं। इन्हीं लक्षणों को ही कौन निर्धारित करता है, जीन निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है उसे, जीन निर्धारित करता है। अर्थात एक चूहा तो आप लोग सभी लोग जानते हो, ठीक है। इस चूहे में अगर लक्षणों में अध्ययन किया जाए तो एक दूसरा चूहा, अब दोनों, एक चूहा दूसरे चूहे के समान है, मतलब अनुवांशिक लक्षण समान है, ठीक है, परंतु एक माता पिता से जो लक्षण होगा वो पुत्र में उसी प्रकार से प्राप्त होता है। तो जरूरी नहीं कि पिता के समान पुत्र हो या माता के समान पुत्र हो, उसमें से तो भैया दोनों के अनुवांशिक गुण आकर मिले और एक तीसरा लक्षण प्रदर्शित करता है, और इसी के द्वारा जाति का उद्भव होता है और विकसित होकर एक नया गुण को प्रदर्शित करता है। अर्थात प्रजातिकरण एक विकासवाद प्रक्रिया है, जिसके कारण एक नई जातियां उत्पन्न होती है। भाई, एक जगह रह रहे हैं तो उसके लक्षण अलग हैं और दूसरी जगह रह रहे हैं तो उसके लक्षण अलग होते हैं। तो सूक्ष्म विकास अर्थात छोटा सा परिवर्तन भविष्य में धीरे धीरे परिवर्तित होते होते वो एक बड़े से परिवर्तन में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, जिसके कारण एक नया लक्षण और एक नई जाति का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और इसीलिए हम फूलों की कई प्रजातियां देखते हैं। एक ही फूल अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अलग अलग रंगों के होते हैं। हम नदी किनारे देखते हैं उसी फूल को तो अलग किनारे दिखाई देगा, घर के किनारे देखते हैं तो अलग रंगों में दिखाई देता है, कभी लाल, गुलाबी, हरा, नीला, ठीक है। तो एक ही पुष्प अलग अलग रंगों में अपने वातावरण में परिवर्तनों के आधार पर विकसित रहता है और वहां पर उसी के अनुकूलित रहता है, और कीटे भी उसी अनुसार से बीटल भी पाया जाता है। तो कीड़े की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन उन इंसेक्ट्सों को पहचान कर वो स्वतंत्र स्पीसीज जो है
वो वातावरण में रहने वाले परिवर्तनों के आधार पर अपने आप को ढालते हैं। जल में रहते हैं तो जली टाइप के रहेंगे, स्थली में स्थली टाइप के, पत्तियों के बीच रहने वाला पत्तियों के बीच रहेगा। है वही बिटल, परंतु वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाह के कारण उसके अनुवांशिक पदार्थ में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और उसी अनुवांशिक परिवर्तन के कारण ही उस पर एक नया लक्षण विकसित हो जाता है और जो पेड़ पे रहने वाला था वो घास में रहना सीख जाता है और इस तरीके से विकसित होकर एक नई जाति का उद्भव होता है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रजातिकरण। परंतु याद रखिए, इस प्रकार के जीन प्रवाह में उन समष्टियों में होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग और पूर्ण रूपेण से अलग नहीं होते, रहते तो वही बीटल बस। तो इस प्रकार से अनुवांशिक विचलन अर्थात अलील आवृत्तियां का भाग्य से बदलना एक नए लक्षण, एक नए जाति का उत्पत्ति करता है। इस प्रक्रिया को हम प्राकृतिक वर्ण भी कहते हैं, अर्थात प्रतिस्पर्धा। जो जीव वातावरण के अनुसार अधिक अनुकूलित रहेगा, वातावरण के अनुसार अच्छे से ढल जाएगा, वही प्रकृति में जीवित रहेगा और जो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाया वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये भी निर्भर करता है उन कीटों पर जो पत्तों में रहते हैं कि उनका रंग किस प्रकार है। अगर उनके जनन में जो क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो उनसे जो कीट प्राप्त हो रहा है उनकी भी संरचना कैसे होती है, क्या वो अनुकूलित हो रहा है वातावरण के अनुसार या अनुकूलित नहीं हो रहे हैं, ये सभी चीजें इन्हीं पर निर्भर करता है। इनका क्रॉसिंग कराने पर भी वही चीज होगा और ना कराने पर भी वही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये जाति उद्भव कहलाता है। तो इस प्रकार हमने आज सीखा विकास, अनुवांशिकता, वंशागत की जाति उद्भव। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।